नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं 12th नंबर चैप्टर है परसेंटेज प्रतिशत। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले 11 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप वहां से जाकर देख सकते हैं सारे चैप्टर्स। एक वीडियोज यानी एक क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। एक दो चैप्टर ऐसा था जिसमें ज़्यादा क्लास लगा है। आइए इसको समझते हैं। सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बहुत ही कम समय में। क्वेश्चंस भी कुछ देखते चलेंगे और सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कर लेंगे इस चैप्टर का कुछ देर के अंदर ही। आइए शुरुआत करते हैं। डिफिनीशन हर चीज़ छोटा बड़ा लेके चलेंगे, तो घबराना नहीं है कि हल्का बात बता रहे हैं सर और भारी बात बता रहे हैं। सारी चीज़ देख लेना है एक बार रिवाइज के तौर पे। देखिए, कहा जा रहा है परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में कि परसेंटेज रेफर्स टू पर 100, यानी जैसे 37% का मतलब है कि 37 आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से 37 आपको लेना है। 100 में 37 ऐसे लिख सकते हैं आप। परसेंटेज इज डिनोटेड बाई ऐसे, मतलब इस साइन के द्वारा परसेंटेज डिनोटेड किया जाता है। आगे कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए कि P% का मतलब होता है P/100, 19% का मतलब है 19/100। ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फटाफट देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना हो, मतलब कोई संख्या x है, इसका y% ज्ञात करना हो, तो आप क्या लिखेंगे? y% ऑफ x। समझे? हिंदी में लिखेंगे 600 का, सॉरी मतलब उलट के यहाँ लिखा जाता है, हिंदी में थोड़ा उल्टा चलता है। 600 का 30%, यहाँ पे था इधर परसेंट, इसमें इधर हो जाता है, बात वही है। x गुने y/100 लिखेंगे आप, जिसमें परसेंट है उसके बटा में 100 लिखा जाता है। जैसे 600 का 30%, 600 30 के बटा में 100 काट के निकाल लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि यदि किसी एक राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो, तब जिसको व्यक्त करना हो ऊपर लिखिएगा। x को व्यक्त करना है y के रूप में, तो y नीचे, y के रूप में तो y नीचे, गुने 100% कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 kg। यहाँ याद रखना है यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे kg है तो ठीक है, नहीं है तो आप बदल लीजिएगा। इसको व्यक्त करना है तो ऊपर जाएगा 160, नीचे गुने 100 करिए, परसेंट में आ गया 25%। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका इसी तरह कहा जा रहा है नीचे कि इस और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, छोटे मोटे क्वेश्चन। कह रहा है यदि आपको यह पता लगाना है कि x y से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो क्या करिएगा उसको समझिए। आप इन दोनों का अंतर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए, और y से, जिसके साथ से लगा है, मतलब y से कितना कम या ज़्यादा है, तो y को नीचे लिखिए, गुने 100% करिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा परसेंट में। जैसे 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135, मतलब 99 135 से देन लगा रहता है, इससे ये कितना कम है, तो इन दोनों को घटा के ऊपर लिखेंगे और ये नीचे लिखेंगे। जैसे कुछ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है कि 135 में 99 घटाया, नीचे 135 लिखा गया, 135 से था इसीलिए गुने 100, तो इतना आ जाएगा आंसर। एक और तरीका से देख सकते हैं, रेशियो मेथड इसको बोलते हैं। हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे 99 और 135 को काटिएगा तो 11 और 15 बार में कटेगा। जब ये कट जाएगा तो अब हम देखेंगे इससे ये कितना ज़्यादा है। इससे इधर y है, इसको समझना है कि इधर कौन सा है। इधर y है, इधर x है, तो इन दोनों का अंतर 4 का है, तो ये 4 ऊपर जाएगा। और y से चेक करना था तो y वाला नीचे आएगा, और गुने 100, आंसर उतना ही आएगा। ये क्यों यहाँ समझाया गया है, ताकि ज़्यादातर हम लोग क्वेश्चन में परसेंट को रेशियो में बनाते हैं, क्योंकि छोटा वैल्यू हो जाता है, उसके बाद सॉल्व करना आसान सा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आगे आइए, कह रहा है 24 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, कितना ज़्यादा है इससे। तो एक तो तरीका ये हुआ कि इसमें से इसको घटा के ऊपर लिख दीजिए, और 24 से, सॉरी 20 से देन इसके साथ लगा, तो 20 नीचे आएगा, गुने 100, तो 20% आ गया। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 24 और 20 का रेशियो निकालिएगा, 6 और 5 आएगा। इससे देख लीजिए कितना, एक ज़्यादा है तो एक ऊपर लिखे, जिससे पूछे वो नीचे जाएगा, गुने 100%। क्लियर हो रही है? सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। छोटी छोटी बात को भी कभी कभी हम लोग ज़्यादा दिन हो जाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो इसको याद रखना है। यहाँ कह रहा है x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, ये दोनों बात सही है। अगर मान के चलिए इसमें परसेंट है, इसमें परसेंट नहीं है, तो आप इस परसेंट को इसके साथ भी भेज सकते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। बात एक ही होगा, कैसे समझिए जरा। x का बटा में हटाइएगा, 100 नीचे आएगा, गुने y, यहाँ भी हटाइएगा, y के साथ लगा है तो बटा में 100 गुने x आएगा। असल में xy/100, बात तो वही है। यहाँ देखिए 10% ऑफ 20 बराबर आप कह सकते हैं 20% ऑफ 10। देखिए सॉल्व करके 2 बराबर 2 आएगा,
एक और कॉन्सेप्ट यहाँ है P प्लस क्यू परसेंट ऑफ एक्स को आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे P परसेंट ऑफ एक्स निकाल लीजिए एक बार, और एक बार Q परसेंट ऑफ एक्स निकाल लीजिए। समझे? कहने का मतलब क्या है कि ये परसेंट के रूप में है, दो बात ऐड किया हुआ, तो आप इससे नॉर्मल गुना कर सकते हैं। गुना वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, हम बताए हुए हैं पहले भी क्लास में। कोई नहीं जानते तो घबराइए नहीं, यहाँ क्वेश्चन अभी हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे आपको कभी कभी ऐसे दे दिया कि फाइंड 111% ऑफ 500, तो 111% 500 निकालना है ना मुश्किल, लेकिन आप ऐसे बार दीजिए 100%, 10%, 1% 500 का, तो कितना आसान हो गया। अब इस 500 का एक बार निकालिएगा 100% तो 500 आ जाएगा। 1 मिनट, 500 आ जाएगा, सही है। उसके बाद 10% 500 का निकालिएगा तो 50 आ जाएगा। फिर इस 500 का 1% निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? सारे यहाँ पे निकाल लिया हमने, अभी सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ क्या करते, तो एक चीज़ आपके मन में आ रहा होगा कि सर ई सबसे आसान तो यहीं पे हो जाता, परसेंट हटाते बटा में 100 आता। यहाँ पे क्या करते, 0 से 0 काट देते, 1 है, 5 से गुना कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल आपको पेश किया गया है। बात समझ में आ रहा है? ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट याद आ जाए। इस पे आधारित तो बड़ी टफ क्वेश्चन बनता है, वो तो आगे देखेंगे हम लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो आसान लगा होगा, अभी सिर्फ मेथड आपका रिवाइज कराया जा रहा है। समझे? ये बुक इसीलिए तो है। यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुना करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 4/5 को परसेंट में बदलिए तो 4/5 लिखा जाएगा, गुना 100 लिख देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। सॉल्व करके आएगा 80% आंसर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कह रहा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में परिवर्तित करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे 10% को आप क्या लिखेंगे, 10/100, 2 जीरो हटेगा, 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, यानी 0.1 हो जाएगा आपका। क्लियर है बात है? ऐसे करके डेसिमल में बदलिए या फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कुछ वैल्यूज जो आपको कहा जाता है कि याद रहेगा तो परसेंटेज आसान हो जाएगा। जैसे वैल्यू आपके सामने ये रहा, 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब क्या होता है 1, और 100% का डेसिमल में 100% कहते हैं। 50% का मतलब 1/2 होता है। कैसे निकल रहा है आपको पता है ना? 1 सेकेंड दीजिए, हम बता रहे हैं अभी कैसे आया है। जैसे आप क्या करेंगे, 100% का मतलब है कि 100 के बटा में आप क्या लिखिएगा, 100, 0 से 0 गया, क्या आया 1, वही 1 यहाँ लिखा गया है। 50% निकालते समय क्या करना है, 50 के बटा में 100, जब काटेंगे आप 1/2 आ जाएगा, वही यहाँ लिखा गया, इसी सबको निकाला गया है। क्लियर हो रही है? यहाँ देखिएगा, तो 50% का 1/2 होता है 50%। 33.1/3%, ये 100 का तिहैया है, मतलब कि 3 पार्ट में से 1 पार्ट है ये, तो इसीलिए 1/3 लिखा गया है। ठीक है, 33.1/3%, गुना करिए ना, 33 3 99 100, 100/3 हो गया ना। तो इसको डेसिमल में क्या होता है, 3 दशमलव मतलब 33.33%। कभी कभी ये दे देगा, ये रहेगा, तो आपको समझ जाना है फटाक से कि ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। आगे करा 25% का मतलब ये 4 भाग है, 100 का चौथा भाग है, तो 1/4 और 25%। 20% का मतलब उसी तरह 1/5 होता है, 20%। बहुत चीज़ें आप लोग को पता है, मुझे पता है, बट थोड़ा फटाफट देख के एक बार रिवाइज करते चलिए मेरे साथ साथ। जैसे 16.2/3% का मतलब क्या है, तो 16.2/3% का होता है 1/6 भाग, मतलब 100 का 1/6 भाग होता है 16.2/3। एक और चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या समझना है आपको कि इससे पहले आपने एक जगह देखा था, ऊपर में मैंने आपको दिखाया था 33.1/3%। जब 33.1/3% को आधा करेंगे ना, आधा मतलब तो कितना आ जाएगा, आप खुद सोचिए ना कि 16 दूनी 32 होता है, अप्रॉक्सिमेटली आ जाएगा इसी करीब में, तो 16.66% होता है। इसका ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 33.1/3% का बताया था 33.33%, उसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कि 16.2/3% को हम लोग क्या बोलेंगे, 16.66%। ठीक है, याद रखने का तरीका 6 वाला रहता है, 1/6 लिखेंगे। यहाँ पे है 1 और 16, देखिए 1 और 6 यहीं पे लगा है, तो 1/6 यहीं से लिख लेंगे हम। 2/3 खाली ध्यान रखेंगे, 1 का गैप होना चाहिए, 1 और 6 यहाँ लगा, इसी को 1/6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। माइंड में ऐसे करके रहता है, ये भी आसान है, अभी बताता हूँ कैसे रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि 14 सही 2/7% का 14.28% आप लिख सकते हैं, 1/7 इसको लिखेंगे। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए जैसे इसमें हमने कहा कि इसको बटा में याद रखने का कोशिश करिए कि हाँ 1/6 याद रहेगा, तो सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा माइंड में रखेंगे ना तो याद हो जाएगा। या तो आप बार बार लिख के बनाएंगे क्वेश्चन तो याद होगा, वरना अगर आपको नॉर्मल याद रखना चाहते हैं तो आप ऐसे रख सकते हैं
जैसे यहाँ 7 है नीचे में, तो पहली नंबर बात है कि नीचे 7 होगा तो नीचे 7 ही रहेगा इसमें, ठीक है। नीचे 7 है तो नीचे 7 वाला में 7 ही रहेगा, क्योंकि और जगह पे ऐसा नहीं है 7 वाला नीचे, एक ही एक 7 वाला है। और एक है नीचे में, एक 14 वाला में, वो तो सिंपल याद रहेगा आपको, तो 7 का 7 लिख लेंगे और इसमें एक कम करके याद करेंगे कि एक कम रहता है, मतलब कि क्या रहता है 1/7 रहता है। थोड़ा सा आंखों से गौर से देखेंगे, याद हो जाएगा, इस पर क्या ही ट्रिक व्रिक बताए। 14.28%। आगे कह रहा है 12.1/2% को 1/8 बोला जाता है। ये ना 1/8 पार्ट है 100 का, पता है आपको, 100 को 8 से भाग देने पर यही आता है, इतना परसेंट। तो क्या है 12.5% है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 12 सही 1/2%, ठीक है, 12.5% के बराबर है ये। उसी तरह 11 1/9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है। वैसे तो यहाँ जितना है ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। 11.9%, ये भी है 100/9, ठीक है, 1/9 इसको बोलिएगा। 11.11% इसको रहेगा। 10% का मतलब 1/10 होता है ये। और एक थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसका आप खुद से सॉल्यूशन निकालिए, कैसे याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ। नीचे 9 है तो 9 आता है, और नीचे 11 है तो 11 आता है, बस इतना ही याद रखना है आपको। ये दोनों खूब यूज होता है। 9.09% भी इसको लिखा रहता है। उसी तरह 8 1/3% का मतलब होता है 8 सही 1/3%, 1/12 होता है, ठीक है। 8.33% इसको लिखेंगे। 7.9/13% को 1/13, 7.69% बोलते हैं इसको, ये उतना यूज नहीं होता है। 1/14 वाला यूज होता है। 7.1/7, 7.14% होता है। 1/15 की अगर बात करिएगा 6.2/3%, जिसको कि 6.66% भी बोलते हैं हम लोग। आगे उसी तरह है आपका 1/16 को हम लोग लिखते हैं 6.1/4%, जिसको 6.25% भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, 5 सही 15/17% को 1/17 लिखा जाता है। 5.88%, 5.5/9% को 5.55% लिखा जाता है, 1/18 होता है। 5 सही 5/19% को 5.26% लिखा जाता है, इसका मतलब 1/19 होता है। 5% को 1/20 लिखते हैं, 20/25 होता है इसीलिए। 4.1/6% को हम लोग 1/24 लिखते हैं। उसी तरह एक दो और नीचे है, इसको भी देख लीजिए। 4% 1/25 होता है, और 2.1/2% 1/40 होता है। इसके बाद कुछ और गौर से देख लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे 1/4 को हम लिखेंगे 25%, अगर हम इसको 3 गुना कर देते हैं, यानी 3/4, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 75% का क्या होता है 3/4। ऐसे करके थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ से समझना है कैसे कैसे काम करता है। और भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब देखिए गौर से। जैसे 1/3 लिखा जाता है 33 सही 1/3% को, लेकिन कहीं ऐसा कर दिया गया कि 1/3 के जगह पर 2/3 करेगा, तो इसमें 2 से गुना होने वाला है। देखिए क्या हो रहा है, 33 का डबल 66 हो गया, और 1/3 में 2 से गुना करेगा 2/3%, मतलब 66 सही 2/3% का मतलब 2/3 होता है। इसी को डबल करके निकाला गया है। तो ये पता है तो ये भी आप समझ सकते हैं। जब बार बार यूज करेंगे तो आपका माइंड आंख देखते कहेगा कि इसको डबल करके लिखा गया, फटाक से आप पकड़ लीजिएगा। 1/5% को 20% बोलते हैं, तो 2/5 को 40%, 3/5 को 60%, 4/5 को 80%, और 5/5 को 100%। तो ये क्लियर हो गई बातें। आगे कह रहा है 1/6% को 1/6 को हम क्या लिखते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है। अगर ऊपर 2 से गुना आपने कर दिया, जैसे 5 से गुना कर दिया, तो 5/6 को क्या लिखिएगा 16×5 80, और 5 से यहाँ गुना करिएगा तो 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। तो 10/3 ऊपर बड़ा हो गया, तो भाग दीजिए 10/3 को, तो 3 बार में लगेगा ना, 3.1/3 होगा। 10/3 को क्या लिखिएगा, तो वही यहाँ पे किया गया। 3 को इधर इसके साथ जोड़ दिया, 80 आएगा तो 3 जोड़ दिया गया, और यहाँ 1/3 लिख दिया गया। ऐसे भी काम करता है। 1/7 को क्या लिख सकते हैं आप 14 सही 2/3%, सॉरी 2/7%। अब एक चीज़ यहाँ समझना है कि अगर हम 2/7 कर दे तो यहाँ डबल हो जाएगा 28%, और 2 4/7%। अब देखिएगा आगे चेंज कैसे होगा। यहाँ पे अगर हम इसमें 3 से ऊपर 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 4/7, और यहाँ पे हो जाएगा 14 चौका 56, 56 आना चाहिए था, एक कैसे बढ़ गया। तो इसको समझिए, यहाँ पे जैसे ही आप गुना करिएगा 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8/7 को जब आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 1.1/7 आएगा, तो ही एक इधर जोड़ दिया जाता है।
5 से गुना करिएगा तो 14×5 = 70 आना चाहिए, तो 71 कैसे हो गया? तो जब 5 से यहाँ गुना करिएगा तो 5 दूनी 10/7 आएगा, जब भाग दीजिए तो 3/7 आ जाएगा। ऐसे करके निकाल सकते हैं। उसी तरह और भी नीचे दिया गया है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा इसमें दिया गया है। मैं इतना समय लैप्स आपका नहीं करता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको देखना है, मेथड आप सीख गए हैं। कुछ शिफ्टिंग वाला रूल जानिए ज़रा यहाँ पे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे, मतलब सारे रूल दिखा देंगे आपको कितना परसेंटेज में यूज होता है। देखिए, अगर कह रहा है जब x को x% बढ़ाया जाता है तो कुल कैसे बढ़ता है, हम उसको समझाते हैं यहाँ से। पहले हम यहाँ से पढ़ाते हैं। जैसे 10% बढ़ाया गया, तो पहले यहाँ समझिए, मैं समझाता हूँ। मान के चलिए किसी चीज़ को 10% बढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं समझिए, 10% बढ़ाया गया है 10% को, मतलब 10% को 10% बढ़ा देने की बात होगी। तो कैसे करिएगा? तो आप कहिएगा कि कुछ नहीं करना है, 10 + 10 और प्लस 10 × 10/100। ये कौन फार्मूला लगा? x + y और प्लस xy/100, ठीक है। तो फाइनल पता चला। ये आपको सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है पता है? परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट लॉस में होता है, और सबसे ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। 2 0 से 2 0 गया, यहाँ से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 10 10 20 और 1 21%। फाइनल आप 2 बार 10% ना बढ़ा के, डिस्काउंट में भी खूब यूज होता है ये, समान उमान के डिस्काउंट में 10% पर 10% दिया गया, यानी कि आपको फाइनली 21% आप दिए। ऐसे लग रहा है एक चीज़ बढ़ाया 10%, 1% 10%, तो यहाँ 21% हो गया। लेकिन जब यही डिस्काउंट पर आइएगा ना, तो बात बदल जाएगा। वहाँ पे असल में 20% लोगों को लगेगा, लेकिन 19% मिलता है लोगों को। जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग वाला मेथड देखिए, 10 + 10 गुना 10/100 होगा, क्योंकि 10 को आप 10% बढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ समझिएगा ज़रा, 10 + 10 गुने 10/100, मतलब x को 1% बढ़ा दीजिए आप, मैच करना चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ बट्टा में 100 डालेंगे, तो गौर से सुनिएगा, वो करके ये भी दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि 10 को 10% बढ़ाइए, तो कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे कि कुछ नहीं, 10 है, इसको हम 10% बढ़ाने जाएंगे, तो 10 बटा क्या हो जाएगा? 100। इसको जब सॉल्व करेंगे, 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? 100/100। तो ये 2 0 हटाएंगे, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे दे देंगे। अब इसको ऐड कर देते, 11.00 आ जाएगा, इतना परसेंट। इसको हम डायरेक्ट 11% कह सकते हैं। अब देखिए उसी चीज़ को, यही खाली आपको समझना है। 20 को 20% बढ़ाया गया, तो 20 + 20 गुने 20%, तो यहाँ से कितना आएगा? 400 गुना करके 400 बट्टा में 100 आएगा, तो 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा आप, ठीक है। 2 दूनी 400 आएगा, बट्टा में 100 आएगा, तो इस 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। यहाँ क्या किया गया है? अच्छा, हाँ, ये जो डॉट है ना, गुना का साइन है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिखा है। गुना का, ये डॉट नहीं समझिएगा, गुना का साइन है। असल में जो 100 नीचे आएगा, नीचे में 100 आएगा ना, उस 100 का डेसिमल कहाँ पे जाएगा? ये जो एरो है इसके पास यहाँ पे रहेगा, वो डेसिमल को 1 आगे बढ़ा देना है, तो 11.00 हो जाएगा। 1 जो है उधर जोड़ देना है, ठीक है। जैसे यहाँ डेसिमल आएगा, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ये 100 20 में चला जाएगा, तो 20 प्लस समझ गया 24 हो जाएगा। खुद समझ सकते हैं, हम करके भी दिखा दिए आपको। उसी तरह सब किया गया है, आगे बढ़ाना है। एक और तरीका है यहाँ पे, ये दूसरा चीज़ है, थोड़ा सा चेंज है उससे, समझ लीजिए इसको भी। कह रहा है जब x को 1% घटाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। जैसे कह दे कि 10 को 10% घटाइए, 10 को 10% घटाएं, तो कुछ नहीं करेंगे, 10 - 10 का 10% लिखेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 1 आएगा, 10 में से 1 गया, 9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के सारा निकाला जा सकता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? PQ पॉइंट, PQ परसेंट, ऐसे करके दे कभी आपको, तो क्या करना है? PQ बटा 100 - 1 करना है, यानी कि PQ और 9 लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 23.23%, मतलब 23.23%, तो कुछ नहीं करना है, 2 3 लिख देना, बट्टा में 99 लिख देना है। जैसे 18.18%, तो 18 के बट्टा में 99 लिख दीजिए, काटा काटी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कभी हो सकता है, समझे, कि इसका डबल हो यहाँ पे, PQ और डेसिमल 2PQ %, तो उस समय यहाँ पे 2 घटाना है आपको। जैसे 28.57, समझे, यहाँ पे इसका डबल किया गया है, अप्रॉक्सली तकरीबन डबल ही है ना, थोड़ा सा चेंजिंग है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 28 बटा आप क्या लिखिएगा? 98, और इसको काट दीजिए। जैसे
33.66%, तो इसका डबल है यहाँ पे, तो 33 बटा में 2 घटाना है 100 में, क्या आ जाएगा आपको 98 आ जाएगा। उसी तरह 3 गुना रहे जैसे 14 या 42 वाला, तो 3 घटाना है 100 में से, समझ रहे हैं ये सब चीज़, 3 घटा के लिखना है। अब आइए, इतनी सारी बात बेसिक्स थी, अब हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला कह रहा है कॉन्सेप्ट में कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन कभी करना पड़े तो फार्मूला कौन सा लगाइएगा वो यहाँ देख लीजिए जरा। यहाँ कह रहा है यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% घटा दिया जाता है तो प्रतिशत में परिणामी जो चेंज आएगा a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100% होगा। अभी जो मैंने तरीका बताया वही तरीका लगेगा, और ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है, यहाँ जो दिया ये नहीं याद करना, डायरेक्ट आपको याद करना है ये फार्मूला x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना है, इसी पर सारा सॉल्व होगा। आपको ये कैसे कैसे सर, तो देखिए मैं तरीका बताता हूँ। अगर मान के चलिए x को बढ़ाया गया है तो प्लस में ले लीजिएगा, y को घटाया गया है तो माइनस में ले लीजिएगा, बस इतना ही से सॉल्व हो जाएगा। जब y घटाया जाएगा तो यहाँ पे ये लिखेंगे प्लस x, ये माइनस y, और यहाँ गुना है ना दोनों, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स वाई बाई 100 हो जाएगा। दोनों को बढ़ाया जाएगा तो प्लस प्लस में रहेगा, दोनों को घटाया जाता, सपोज कीजिए कि इतना घटाए इतना घटाए, तब क्या होगा माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस में लेंगे माइनस वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स वाई बाई 100, और आगे सॉल्व कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को थोड़ा सा लॉजिकली समझना है, ऐसा नहीं कि सारे फार्मूला याद करना है, इसमें बहुत तरह का बताया जाएगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ वैसे। तो यहाँ पे ये हुआ क्योंकि यहाँ बी को घटाया जा रहा है, ए को बढ़ाया जा रहा है। अब नीचे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करिएगा, अब इसके लिए एक नया रटना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में, क्योंकि एक पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, तो हर चीज़ के लिए एक एक को याद करने चलिएगा तो पागल हो जाएगा। एक ही पर याद रखिए, बस उसको क्या करना है समझ गए होंगे, मेथड मैंने बता दिया आपको। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, यहाँ पे कुछ लॉजिक आपको समझना है, ये लॉजिक बहुत काम का है जो यहाँ पे आपको समझा दिया गया है, बहुत अच्छा। मैं ऐसे भी बताने वाला था, ये यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। टाइप्स ऑफ परसेंटेज, जैसे अगर 1%, 2%, 4%, 7% ऐसे करके परसेंट दिया गया था, अप्लाई सक्सेसिव मेथड, यहाँ पे हमको सक्सेसिव मेथड लगाना है। अगर अप्लाई करना है रेशियो मेथड जब ऐसे पूर्णांक में देगा तो। अब सक्सेसिव मेथड क्या है, अभी आपने देखा है, अभी जो आपने देखा है वो कौन सा मेथड देखा है, वही तो सक्सेसिव मेथड था। अंडरस्टैंड? आगे क्वेश्चन से अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 11.1/9 का भी आपने देखा है, कितना था बताइए मेरे को, 1/9 था, ठीक है। इसका बताइए 12.1/2 को, क्या ये 1/8 था? 16 सही 2/3 का कितना था बताइए, 2/6 था क्या, कितना था? ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन अब समझेंगे ना, क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया है, आराम से समझ में बातें आपको आएंगी। यहाँ कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। तो हम सक्सेसिव लगा देंगे, 10% बढ़ा है 20% बढ़ा है, दोनों प्लस ले लेंगे, दोनों प्लस और गुने एक्स वाई बाई 100, 32% हो गया, समझे? तो ये आंसर आपको हो गया। अब आप कहिएगा, एक तो यहाँ पे निकल गया, अब कहिएगा कि रेशियो मेथड क्या है, जो ऊपर दिया गया, तो रेशियो इसमें लगाना नहीं है, इसमें यही ठीक है, लेकिन रेशियो मेथड यहाँ सीख लीजिए आप, जैसे रेशियो मेथड कैसे लगता है। तो आप कहेंगे सबसे पहले 10% बढ़ाया गया तो 10 को आप लिखिए परसेंट में, तो 10% को फ्रैक्शन में लिखिए, तो 1/10 लिखेंगे आप। 20% को क्या लिखिएगा, 1/5, अभी आपने पीछे पढ़ा था। अब आगे क्या करना है, चूंकि बढ़ा है तो 10 से 11 हो गया है, तो आप क्या करिए 10 से 11 करिए। देखिए लेंथ को 10 से आपने 11 कर दिया, 10 में एक जोड़ दिया, बढ़ा है इसीलिए ऊपर जोड़ देते हैं, और ये भी बढ़ा है इसलिए 5 में एक जोड़ दीजिए, तो 5 में एक जोड़ दिया। अब ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, तो एरिया निकालने के लिए इन दोनों का गुना करिए, तो पुराना वाला एरिया यहाँ निकल के आएगा 50, और इन दोनों को गुना करिए, नया वाला एरिया 66 हो गया, नहीं 50 से 66 हो गया, कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर 8 बढ़ गया, इसको काट के छोटा कर लिया गया है रेशियो में, 2 से काट के, और कितना बढ़ गया? तो 8 बढ़ गया। किस पर बढ़ा है? 25 पर, तो 25 नीचे या गुने 100, 32% आपका आंसर निकल जाएगा। दोनों मेथड माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, जहाँ पे जिसका यूज होगा वहाँ हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए, त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3% कम हो जाता है, यहाँ ये कम हो गया,
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा बताइए जरा। ये बनाना संभव है क्या? संभव है। कौन मेथड से? नॉर्मल जोड़ने वाला, ये x + y या x/100 करिए तो पगला जाइएगा। तो उसका तरीका क्या है? आसान तरीका। आप कहिएगा कि सर इसको हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं 33 सही 1/3% का वैल्यू होता है 1/3, तो हम यहाँ 1/3 लिखेंगे। लेकिन प्लस क्यों लगाया गया? क्योंकि ये बढ़ा है। 16 सही 2/3% का वैल्यू 1/6 होता है। माइनस क्यों लिखा गया? क्योंकि ये घटा है। अब आते हैं एरिया निकालते समय कैसे निकलेंगे। पहले हम बेस लिखेंगे, तो बेस क्या हुआ है? 3 से 1 बढ़ गया है, तो 3 से 4 हो गया। हाइट क्या हुआ है? घटा है, 6 से 1 कम हो गया है, तो 5 कर देंगे। और हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। चूंकि रेशियो निकालना है तो 2 बार अगर ऐसे आप लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो फाइनली 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो हम बेस इंटू हाइट सिर्फ गुना करके चेक कर लेते हैं, रेशियो ही तो निकालना है। तो रेशियो निकालिए, 36 18 और 5 चौका 20, और इसको काट के छोटा कर लिए, 9 और 10 आ गया। और अब आप देखेंगे कितना बढ़ गया। आप कहेंगे 9 से 10 हो गया, मतलब 1 बढ़ गया है। किस पर? 9 पर। ठीक है, तो 1/9 गुने 100 कर दीजिएगा, परसेंट में आ जाएगा 11 सही 1/9%। याद है ना 1/9 को क्या लिखते हैं? 11 सही 1/9%। ये 100 लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। 1/9 गुने 100 करेंगे तो 11 सही 1/9% आएगा। यहाँ पे बताया भी गया था फार्मूला लिखकर कि एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। चूंकि दोनों तरफ सेम आएगा तो 1/2 से 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म कट जाता है। कॉन्स्टेंट टर्म इसीलिए नहीं लेते हैं रेशियो जब करते समय। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, एक और यहाँ पे बात बताते हैं। हर बार आप इसको गुना करके नीचे मत लाइएगा। अगर इस तरफ दोनों तरफ कुछ कटने वाला तो काट कूट यही कर लीजिएगा, तब गुना करिएगा, नहीं तो गुना भारी भारी आपको पड़ेगा। यहाँ ना आसान था, जैसे देखिए 36 18 कर लिया, 5 चौका 20, लेकिन यहाँ कट रहा था तो क्यों नहीं काटे हम यही काट सकते थे। इसको 3 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको 2 कर देते, 2 से काट देते, तो 5 दूनी 10 आ जाता डायरेक्ट, और 3 तिहाई 9 आ जाता डायरेक्ट। तो यहीं पे काट कूट कर लीजिएगा, दोनों तरफ कटने वाला को छोटा करना है। रेशियो में आंसर देते हैं हम छोटा से छोटा पर जाना है। नेक्स्ट करा है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, दोनों बढ़ा है, और ऊंचाई 15% कम हो जाती है, 50% कम हो जाती है। तो आयतन का क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन आप जानते हैं LBH होता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट होता है। अब 2 चीज़ बढ़ा है, 1 चीज़ घटा है। तो आइए इसको हम लोग रेशियो मेथड से कर लेते हैं। ऐसे सक्सेसिव से भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि गौर से सुनिएगा, 20% को हम 1/5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे क्योंकि बढ़ा है। 30% को लिखेंगे 3/10 प्लस लिखेंगे क्योंकि बढ़ा है। 50% को 1/2 लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि घटा है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट लिखेंगे, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, 10 से 1 बढ़ के 3 बढ़ के 13 हो गया, और 2 से 1 घट के 1 हो गया, तो 2 - 1 आ गया यहाँ पे। आगे देखिएगा, इसको सबको गुना करेंगे। इधर LBH होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट वॉल्यूम, तो इधर 100 आ गया, इधर में आ गया 78। बट ये गलती काम है, यहीं पे काटा कुटी कर दीजिए। चूंकि एक बुक है, ज़्यादा कचरा करेगा तो समझ में नहीं आएगा ना हम लोग को, इसीलिए यहाँ पे नहीं काटा गया। वैसे हम लोग यहीं काट लेंगे, 2 से इसको 3 बार में काट देंगे, और उसके बाद आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे काट कुट नहीं किया है, डायरेक्ट इससे देख लिया है। 22 का अंतर है और गुने 100, तो 100%। यहाँ क्यों नहीं काटा है वो भी लॉजिक समझ लिया। अगर नहीं काटा तो बेनिफिट इसको क्या हो गया कि 100 पर कितना बढ़ा? 22, मतलब 100 से कितना घटा? 22, तो डायरेक्ट 22% लिख सकते हैं आप, क्योंकि 100 पर ही तो आप चेक करते हैं ना, देते हैं डिक्रीज या इंक्रीज 100 पर ही चेक किया जाता है, इसीलिए। यहाँ पे करा है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई। दोनों काम यहाँ हो रहा है एक संख्या के साथ, और फिर से 15% की वृद्धि और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी कितना हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार कहेगा हम उतनी बार करेंगे। 40% का वैल्यू 2/5 होता है, प्लस लिखेंगे बढ़ा है। 25% 1/4 होता है, घटा इसलिए माइनस। 15% बढ़ा इसलिए 3/20। 20% 1/5 लेकिन घटा है, तो लिखते चलेंगे। 5 से 7 हो गया, बढ़ा है। 4 से 1 कम गया, 3 हो गया। 20 से सॉरी दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ। हाँ, 20 से 3 प्लस हो जाएगा, बढ़ा है, और 5 से 1 कमा है, 4 हो जाएगा। यहाँ कटने वाला को काट कूट करके तब यहाँ कैलकुलेट करिएगा। तो जब पूरा इसको गुना कर लीजिएगा, इधर गुना कर लीजिएगा, इन दोनों में कितना बढ़ा है, जितना बढ़ा है ऊपर लिखिएगा। 500 शुरू वाला है तो लिख दीजिएगा, गुने 100% निकालेगा, 3.4% आपका आ जाएगा। एक मेथड है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में चले गए हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड पर आते हैं। अब दूसरा चीज़ सीखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो है सीरीज मेथड क्या होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या होगी? मतलब 10% बढ़ रहा है। तो आप क्या दिमाग लगाइए, 10% को आप पहले क्या करिए, तोड़ लीजिए।
1/10 कर दीजिए, और प्लस इसलिए करिए क्योंकि बढ़ रहा है, घटेगा तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। 2 साल की बात है तो 2 बार ये यूज करेंगे। कैसे, उसको देख लीजिए। 25,000 एक बार आपने गुना किया, अगला साल पहुंच गया। 1 साल और आगे जाना है तो एक बार और गुना कर दीजिए, काट कूट करके आंसर निकाल लीजिएगा। और भी क्वेश्चन इस टाइप पर देखिए। यहाँ क्या है कि जब किसी संख्या में क्रमशः 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है, तीनों कमी है, तो वह इतना हो जाती है। वह संख्या कौन सी थी? मान लीजिए वो संख्या x या n था, मान के चलिए n या x संख्या था। तो क्या हुआ, 25% कमी का मतलब है 25 का मतलब है 1/4, और माइनस ऊपर लिखेंगे क्योंकि कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4। 40% कम का मतलब होता है 2/5, कम का मतलब है कम कर देंगे 3/5। 20% का मतलब 1/5, कम है मतलब 4/5 हो गया। तो n रहा होगा संख्या, एक बार इतना कमा, फिर इतना कमा, फिर इतना कमा, तो इतना हो गया। सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दिया, उसने शेष राशि को 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया। आगे अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च कर दिया और शेष इतना रुपए की राशि बैंक में जमा कर दी। मूर्ख को सेवानिवृत्त राशि के रूप में कितना पैसा मिला? मूर्ख को इंग्लिश में गीक बोलते हैं, ऊपर में दिया गया है, देख लीजिएगा। अब समझिए जरा, यहाँ पे डायरेक्ट करके दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कोई भी लिखा नहीं वो बातें। ये मान लिया क्वेश्चन बनाने वाले ने कि आपको समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहले क्या किया, 40% अपनी पत्नी को दे दिया, तब बचा कितना? 40% का जब आप वैल्यू निकालिएगा, 40/100 करिएगा, 0 से 0 गया, 2 बटा क्या आ जाएगा, 5। तो बचेगा कितना, 3/5। इतना तो दे दिया, अगर आप इतना दे दोगे तो बचेगा कितना, 3/5, x का 3/5। उसके बाद 20% दे दिया, 20% अपने पुत्रों को, तो 20% निकालिएगा तो 1/5 आता है। तो 1/5 आता है तो कितने पुत्र को दे दिया, मतलब सॉरी, 20% 3 पुत्रों प्रत्येक को दे दिया। तो दे देने का शेष कितना बचेगा, तो शेष तो वही बता रहा हूँ ना, घटा कर निकालिएगा, तो घटाइएगा तो क्या आएगा, 4/5, शेष इतना रह गया। अब जो बचा उस राशि का, बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च कर दिया, तो 50% का मतलब 1/2 होता है, तो इतना तो खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा, इसको घटा लीजिए, 1/2 ही शेष बचा, तो 1/2 से गुना किया गया। सबसे बड़ा गलती एग्जाम में कहाँ पे होता है, उस टॉपिक को पकड़िए, यहाँ होता है। उसने अपने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया। इसका मतलब लोग 20 से 60 समझ लेता है, बहुत बार ये गलती होता है। लेकिन समझना है कि शेष राशि का 20% जो आएगा ना, वही 3 पुत्रों में बांटा है, प्रत्येक को दिया है, जितना जितना भी मिला हो। ऐसा नहीं कि 60% कहा है, यहाँ पे लिख देता 20% सभी को दिया, तब हो सकता है 60% हो जाएगा। तो इस चीज़ को सॉल्व करिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गई आपकी। अब आइए तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई संख्या x% बढ़ाई जाती है और फिर x% घटाई जाती है, तो प्रतिशत बदलाव कमी होगा हमेशा। पहले बढ़ाए और फिर घटाए, पहले आपने बढ़ा दिया फिर घटा दिया, तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। कितना होगा, x² 100% की कमी होगी। ये क्वेश्चन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, x के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% कमी हुई, वेतन में क्या परिवर्तन आया? तो आप डायरेक्ट 20² 100 कर दीजिएगा, 20 × 20/100 हो गया। यहाँ से 4% डिक्रीज होगा, हमेशा कमी होगा, इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। अब आइए चौथा कॉन्सेप्ट समझिए जरा। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है एप्लीकेशन ऑफ AB रूल। ये AB रूल क्या है, शायद आप भी ना जानते हो, बहुत लोग जानते हैं। कहा जाता है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है, यदि किसी गौर से सुनिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की खपत को कितना कम कर दिया जाए ताकि व्यय कम हो, मतलब व्यय समान हो। सॉरी, पढ़ लिया आपने इसको, बस आपको खाली पढ़ना है। अभी आगे बढ़िए और मैं पढ़ के सुनाता हूँ कुछ। यदि एक आदमी की आय दूसरे आदमी की तुलना में A% अधिक है, तो दूसरे आदमी का आय पहले आदमी की तुलना में कितना कम है? यदि किसी वस्तु की लागत में A% की कमी की जाती है, तो व्यय को बनाए रखने के लिए खपत को, वस्तु की खपत में कितना वृद्धि करना होगा? सस्ता हो गया सामान,
मतलब लागत कम की जाती है तो व्यय लाजमी है कि बढ़ेगा। यदि x y से a% कम है तो y x से कितने प्रतिशत अधिक है। करा इस प्रकार के प्रश्नों में ए बी रूल का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या है ए बी रूल, क्वेश्चन से समझेंगे ना तो समझ में आएगा। यहाँ सारे बात समझ में आ गया कि किस किस टाइप में लगेगा। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए का आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, 25% निकालेंगे, 1/4 आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, नीचे दोनों को जोड़ के लिखने के लिए बोल रहा है कि सम कर देना है, 4 1 5 नीचे, और ऊपर में साइन को अपोजिट कर देना है और ये सेम लिखना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए जरा। 25% के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे जो बुक में कंसेप्ट है वो दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं और कंसेप्ट बता सकता हूँ, मेरे पास कई कंसेप्ट है, बट मैं ये किताब अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसीलिए यहाँ पे इसी के चर्चा करूँगा कौन सा कंसेप्ट यहाँ बुक में दिया गया है। देखिए 25% को 1/4 होता है, प्लस क्यों किया गया, क्योंकि अधिक है इसलिए प्लस का साइन है, तो आप इसको माइनस का साइन में बदल दीजिए। 1 है तो 1 ही लिखना है, ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, और नीचे में इन दोनों को जोड़ के लिखना रहेगा हमेशा। 4 1 5। अब समझिए जरा, अब इसको गुने 100 करके परसेंट में निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। चूंकि माइनस में है इसलिए अब क्या बता रहा है, इनकम बी इज 20% लेस देन ए। ये माइनस क्या बता रहा है कि लेस है, बस इतना ही बता रहा है। कहिएगा नहीं समझ में आया तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा देर और देखिए समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिख के बताऊंगा, आप टेंशन ना लो। रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 15% का वैल्यू होता है 3/20। चूंकि यहाँ कम की बात किया था तो माइनस लिखेंगे, साइन बदल देंगे, प्लस कर देंगे, 3 का 3 लिखेंगे और नीचे ही दोनों जोड़ के 17 करेंगे, गुने 100 कर देंगे, यहाँ से परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब मैं समझाता हूँ इसको अपना भाषा में। 15% कम है, समझिए 15% का वैल्यू होता है, माइनस लिख लेते हैं क्योंकि कम की बात किया गया है। 15/100 होता है, 5 3 15, 20 25 100, माइनस यहाँ रहना जरूरी है, यानी कि कम हो गया, यानी 20 से 17 हो गया है। गौर से सुनिएगा, रीता की आय रीचा की आय से 15% कम है। रीचा रीता यही ना हुआ, रीचा का जितना होगा उससे 15% कम हो गया, ये -3 कर दिया मैंने। अब कह रहा है, उल्टा कर रहा है, अब कह रहा है इसका इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है। इससे ये तो कम है, पता चल गया, इससे कितना ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा है। कितना पे, 17 पे, गुने 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से। बस यही चीज़ को यहाँ इस भाषा में लिखा गया है कि लिखने के झंझट से थोड़ा सा मुक्ति मिल जाए। और क्वेश्चन देखिए जरा, क्लियर होगा बातें। जैसे आपको समझ में आए वैसे बना लीजिए, मैंने दोनों बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ है, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। मतलब एक चीज़ कम रहा है, दूसरा चीज़ बढ़ाएंगे, मेंटेन हो जाएगा। मान के चलिए कि व्यक्ति कम गया तो काम कम होने लगा, व्यक्ति को ज़्यादा देर काम कराएंगे तो फिर से मेंटेन हो जाएगा। तो तरीका क्या है, ये कमी है ना तो माइनस लिख लेंगे, 35/100 को काटिएगा तो 7/20 आएगा। इसको घटा के ऊपर माइनस है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, 7 लिख दीजिए और इसको यहाँ घटा के लिख लीजिए नीचे, गुने 100 करिए, आंसर निकल के आपका आ जाएगा 53.85%। कुछ और क्वेश्चन है इस पर आधारित और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। तो 25% का वैल्यू है 1/4, क्योंकि प्लस इसलिए लिखा है, वृद्धि का बात हो रही है, नीचे जोड़ के 5 कर दीजिए, ऊपर से इन बदल दीजिए, यानी कि 20% की माइनस बता रहा है, कमी आएगी, 20% की कमी करनी होगी। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए आपको। अब हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट 5 नंबर बात। इसमें क्या कॉन्सेप्ट में कह रहा है, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। समझिए कि इसमें 50 स्टार लगा लीजिए फिर भी कम है, इसका तो कुछ ही कहना ही नहीं, कितने बार एग्जाम में आए हुए हैं। एक चीज़ जानिएगा, ऐसा लॉजिक इसलिए लग रहा है क्योंकि प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। मान के चलिए 3 रुपये का पार्ले जी है, आपने 1 पीस खरीदा तो आपका खर्चा कितना हुआ, 3 रुपया। 3 रुपये का पार्ले जी है, आपने 5 पीस खरीदा, कंजप्शन 5 है आपका, तो 5 तिहाई 15 रुपये आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, खर्च। इफ़ एक्सपेंडिचर इज कंस्टेंट, मान के चलिए एक्सपेंडिचर कंस्टेंट है तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गया। प्राइस का कंजप्शन, दाम बढ़ेगा और एक्सपेंडिचर बराबर रखना है, तो दाम बढ़ गया है तो आपको सामान कम लेना पड़ेगा। सामान ज़्यादा लीजिएगा तो प्राइस, मतलब सामान कब ज़्यादा लीजिएगा, जब प्राइस घट जाएगा। मान के चलिए प्राइस घट गया तो आप पैसा उतना ही लेकर गए हैं मार्केट, तो आपको सामान ज़्यादा मिलेगा। लॉजिक सी बात है, क्योंकि आप तो पैसा 100 रुपया ही लेकर गए हैं। वही बात के आधार पर ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को स्टार मार्किंग देना बहुत ज़रूरी है। आइए अब इसको समझते हैं कैसे सॉल्व होता है।
यहाँ पे है कि चावल की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई है। चावल का कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये हो गई है। यदि उसकी खपत में 20% की कमी की जाती है, खपत 20% कम गया है, तो इस प्रकार होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत आसान लॉजिक है। 20% का सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, -1/5 लिखेंगे क्योंकि कमी की बात कर रहा है और एक खपत है। तो प्राइस के बारे में क्या कह रहा है, 45 से क्या हो गया 63। इसको रेशियो में आप बदल सकते हैं काट कर, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 5:7 आ गया। अगर हम बात करें तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, यहाँ पे खपत कंजप्शन ये लिखा गया, ये खपत है, इसको कंजप्शन लिखते हैं, कंजप्शन यहाँ लिखा गया, ये भी खपत ही है। तो खपत कितना है, 5 से कम गया है, 5 से 4 हो गया है। तो आप जानते हैं इन दोनों को अगर आप गुना करेंगे तो यहाँ क्या निकल कर आएगा, तो आप कहेंगे सर ये एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, क्योंकि क्या चीज़ में गुना करेंगे, प्राइस में गुना करेंगे कंजप्शन से, तो आपको निकल के आएगा एक्सपेंडिचर। यही तो पूछा है कितने प्रतिशत इसके व्यय में कमी करनी होगी या वृद्धि करनी होगी, निकालना है। तो 25 और यहाँ आ गया 28, तो कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है, यानी 3/25, 25 से 28 हुआ है ना, तो 3/25 × 100 यानी 12% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा आपका व्यय में। और क्वेश्चन देखिए जरा, समझ में आएगा, थोड़ा देर लगेगा, भारी नहीं है, समझ में आ जाएगा सारी बातें। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, अगर दाम कम गया है तो सामान ज़्यादा मिलेगा, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में, भर भर के एकदम क्वेश्चन आता है, समझ लीजिए। अब लॉजिक सी बात है, दाम एक वस्तु की कीमत 20% कम गया है तो ग्राहक जो है 300 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो ज्ञात करना पहला, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, वस्तु का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। 2 क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, यहाँ देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु की नई मात्रा में 360 रुपये में खरीदी जा सकती है, वस्तु की वह नई मात्रा जो 360 रुपये में खरीदा जा सकता है, चाहे वस्तु की वह प्रारंभिक मात्रा जो 360 रुपये में खरीदा जा सकता था। कुछ भी पूछेगा, आइए एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। मैं क्वेश्चन वहाँ दिख नहीं रहा आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन था आपका कि एक वस्तु की कीमत में 20% कमी होती है, तो 20% कमी का मतलब है 1/5, यानी कि 1 कमेगा 5 से, तो प्राइस में क्या हुआ, 5 से 4 हो गया है। एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा, खर्च का रहा है कंस्टेंट है, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, आप खर्च ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो कंजप्शन जो है आपका, कंजप्शन में क्या होने वाला है, उल्टा हो जाएगा, ये 4 इधर 5 इधर हो जाएगा। अगर आपका गौर से सुनिए, प्राइस में कमी आया है तो सामान ज़्यादा मिलेगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो खर्चा है वो चूँकि कांस्टेंट है, आप 360 रुपये हर कंडीशन में खर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उल्टा हो गया। अब आप देखिएगा कंजप्शन के बारे में, यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे निकल के आएगा। एक का कम बढ़ोतरी हुआ है, कंजप्शन में क्या हुआ है, मतलब एक सामान आप ज़्यादा आप किनने लगे, पहले 4 सामान किनते थे, तब एक सामान ज़्यादा 5 सामान किनने लगे हैं। ठीक है, तो एक रेशियो आया। अच्छा, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु अब आपको मिल रहा है, 2 किलोग्राम वस्तु अधिक मिल रहा है, दैट मीन्स इसी एक का वैल्यू 2 kg दे दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 kg। आपसे पूछा जाएगा इनिशियल प्राइस, तो आपको कह रहा है कि 360 में, गौर से सुनिएगा, पहले वाला ये है ना कंजप्शन, तो 360 में आपको पहले क्या मिलता था, तो 1 रेशियो का वैल्यू 2, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4 दूनी 8 kg। तो पहले आप 8 kg लेते थे, तो 360 में 8 kg से भाग देंगे तो 1 kg का आ जाएगा 45 रुपया पर kg। बाद वाला दाम अगर आपको निकालना है रेड्यूस दाम, तो ये है, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, 10 kg बाद में आप लेने लगे, पहले लेते थे आप कितना, 8 kg, अब 10 kg लेने लगे, तो 360 में 10 kg लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 36 रुपये kg आपको पड़ेगा। अच्छा, क्वांटिटी की बात करिएगा तो पहले आप कितना लेते थे, यहाँ देखिए, प्राइस की बात करिएगा तो पहले ये था प्राइस। ठीक है, तो 5 दूनी 10 था पहले वाला दाम, यहाँ नीचे दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। पहले वाला जो क्वांटिटी है, एक में माफ़ी चाहते, रुक जाइएगा, सॉरी, नया क्वांटिटी यहाँ से निकालिएगा, 5 दूनी 10 और पुराना वाला है 4 दूनी 8। इस तरह के सॉल्व करके आप सारी बात निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ देता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तथापि उसके व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। इस बार व्यय भी बढ़ गया है,
उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब यहाँ पे कंस्टेंट कोई चीज़ नहीं है, बढ़ा या घटा है उसको समझिए। तो क्या हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होने का मतलब है कि 100 से वो 128 हो गया, ठीक है। यदि उसके व्यय में 12% कमी होती है, तो पहले 100% था तो उससे 12% वृद्धि हुई तो 112 हो गया। तो अब आप देखिएगा टोटल फाइनल कितना हुआ, 16% का कमी आ गया है, 16% का कमी है, 16 ऊपर 128 नीचे गुने 100, 12.5 डिक्रीज हुआ है। इससे आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ समझाया मैंने कैसे बना, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग को ये बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं इसको अब समझाता हूँ अपना स्टाइल में। और मैं एक मिनट थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसको समझना। बहुत लोग मुझे पता है ये नहीं समझ में आया होगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे हूँ, आपको मैं अपना एक देसी स्टाइल देता हूँ। ये तो क्यों ऐसा हो रहा है ना, ये मैं अभी लॉजिक दे दूंगा कि ये कैसे ऐसे हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत में 28% वृद्धि हुई है। तो कीमत मतलब प्राइस होता है, 100 से कितना हो गया, 128 हो गया। 28% वृद्धि का मतलब 128 हो जाना। काट के छोटा कर लेते हैं, 50, 6 4 64, 32, 25, ठीक है। ये तो प्राइस है। आगे का रहा है उसके व्यय में 12% वृद्धि हुई है। व्यय का मतलब खर्च। कंजप्शन पता नहीं है, कंजप्शन मान के चलिए अंडा है, कंजप्शन तो मुझे पता नहीं है, यही ना खपत में बताना है तो निकाल लेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है। 12% वृद्धि हुई है, मतलब 100 से कितना हो गया है, 112 हो गया है। करते हैं 50, 56, 28 और 25, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, ये कैसे आता था, इन दोनों का गुना करके, इन दोनों का गुना करने से ये मिल जाता था नीचे वाला, तो इसका इससे गुना करके आया है। तो ये निकालने के लिए क्या हम इससे इसमें भाग दे देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, बच्चा वाली बात है। इसको इससे गुना करके आया है तो एक को इधर भेज दीजिए भागा बटा में, तो इसको मैं बटा में भेज दूंगा तो ये निकल जाएगा। यानी कि ऐसा जब भी है कंडीशन तो ये 25 ऊपर जाएगा और ये 25 नीचे आएगा। चूंकि रेशियो खेल रहे हैं हम लोग तो रेशियो बीच में दे देंगे, ये 28 ऊपर जाएगा और ये 32, यहाँ वाला 32 नीचे आ जाएगा। अब इस रेशियो को काट कूट के बराबर कर लेते हैं। कट गया ये तो यहाँ से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। ये 8 इधर आ जाएगा और 7 इधर रह जाएगा। क्या चेंजिंग आया, 1 का चेंजिंग आया 8 पर गुने 100, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 के 2 से भाग दिया 12.5% आएगा। और ये बढ़ा है, ये प्लस हुआ है तो इसलिए ये बढ़ा है। तो यहाँ पे आंसर के 1 मिनट माफी चाहते हैं, सॉरी घटा है, 8 से 7 हो गया ना तो माइनस हुआ है, कम गया है तो यहाँ डिक्रीज आंसर होगा। अब देखिए ये कैसे ऐसे लिखा गया है, ये ट्रिक कैसे काम करता है समझिए। चूंकि दोनों पे चेंजिंग 100 से ही हो रहा है, यहाँ देखिएगा जरा, मैं भी वही काम करके दिखाया हूँ। 100 से ही ये बढ़ा है 112, 100 से ही बढ़ा है 128। फाइनल यही तो देख रहे हैं कि यहाँ कितना का चेंजिंग आ रहा है। फाइनली घुमा फिरा के आप वही देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना का चेंजिंग आ रहा है, 16 का, और बटा के नीचे 128 लिखेंगे, काम आपका आसान हो जाएगा। तो ये प्रोसेस फुल प्रोसेस हुआ। ये डायरेक्ट करने का तरीका हुआ कि आप डायरेक्ट, अगर आपको पता है ऐसा, मतलब ये बैकग्राउंड से आपके माइंड में पता होना चाहिए ये होता है, तो आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं कि ये भी 100 में चेंजिंग, ये भी 100 में चेंजिंग। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ देख लेंगे कितना का चेंजिंग आया। जैसे क्वेश्चन और नीचे देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें कह रहा है जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो गई, कीमत कम गया तो उसकी बिक्री 1% बढ़ गई, लाजमी बिक्री बढ़ जाएगी, तो उसके राजस्व में 25% की वृद्धि हो गई, तो उसको 25% ज़्यादा मिलने लगा। अब समझिए जरा, 20% कम का मतलब क्या होता है, 100 से हो गया 80। मुझे पता नहीं है कि कितना उसका कंजप्शन है, मुझे तो प्राइस पता है कि ये चेंजिंग आया है, कंजप्शन मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका जो एक्सपेंडिचर है वो राजस्व ज़्यादा मिलने लगा। कितना मिलेगा, 100 से मिलने लगा 125, 25% ज़्यादा का मतलब 125। तो हम इधर काट कूट करें, बहुत सारा मेहनत करिए, तो चूंकि बराबर ही है, तो जब ये बराबर ही है तो इधर हम छेड़छाड़ करते ही नहीं है, इधर 1 आ जाएगा। अब इधर निकाल लेते हैं, इधर कितना का चेंजिंग आएगा, तो आप कहिएगा यहाँ पे, यहाँ चेंजिंग है 45 का, इधर छोड़ दीजिए, 45 कर दीजिए, नीचे 100 लिख लीजिए और गुने 100 कर दीजिए। यहाँ से सॉरी माफी चाहते हैं, नीचे ये ऊपर वाला लिखा जाता है, 80 नीचे लिखा जाएगा, ठीक है, काट कूट कर लेंगे। अगर हम अपना मेथड पर आते हैं, जो मेथड अभी मैं आपको सिखाया हूँ, आइए उस मेथड को देख लेते हैं जरा लागू करके। जस्ट अ सेकेंड, देखिए अपना मेथड लागू करते हैं जो अभी मैंने सिखाया आपको। यहाँ से ये निकालने का तरीका क्या है, ये ऊपर जाएगा, ये 100 नीचे आएगा,
रेशियो ये 125 ऊपर जाएगा और ये 80 नीचे आएगा। ये तो कट गया, यहाँ कटेगा 16 × 25 = 80, 25 × 25 = 125। अब ये 16 इधर आ जाएगा और 25 इधर हो जाएगा। देख रहे हैं हर बार यही होगा ना, ये 16 इधर आ जाएगा। अब कितना का बढ़ोतरी है, तो यहाँ इस पर बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर बढ़ा इधर 9 का बढ़ोतरी है, किस पर, 16 पर, गुने 100% लगा दीजिए, काटा काटी करिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा 56.25%। क्लियर हो गई बातें। ये जो रेशियो यहाँ चेंज होता है ना, ये जो रेशियो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ये इधर चला आता है, यही वजह से उसको पता है बनाने वाले का कि ऐसे डायरेक्ट होने वाला है, तो डायरेक्ट यहीं पे चेंजिंग देख लेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो अगर माइंड में रह सकता है तो ये रखिए बात, नहीं रह सकता तो आप जो मैं बता दिया तरीका वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा। अगर मेथड पता होता है तो फटाक से आदमी कर लेता है। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। बस वही बात है, 100 से 140 हो गया है, 100 से 160 हो गया है, कितना का बढ़ोतरी है, 20% का बढ़ रहा है, कम था तो माइनस यहाँ करते, ठीक है, यहाँ छोटा दिखता, बढ़ा है 20, कितना 140 है तो 20 140 गुने काट कूट कर लीजिएगा। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर बात करते हैं। 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। हम इनकम को क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर जितना आपका खर्च है ये आप कमाए, इतना आपने गवाया, मतलब खर्च किया तो आपने इतना बचाया। आगे गौर से सुनिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। यदि उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। आइए देखना शुरू करते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग लिख लेते हैं। मान के चलिए है, मानना पड़ेगा थोड़ा सा समझ के आपको। यहाँ पे आप देखेंगे एक व्यक्ति की आय का 2/3 भाग खर्च करता है, तो 2/3 कैसे निकाल पाइएगा। 2/3 निकालिएगा जब ऐसा कोई वैल्यू नीचे वाला से मान लीजिए, जैसे 100 नहीं मान के आप क्या मान लीजिए, 300 मान लीजिए, तो इनकम 300 कर लिया मैंने। इसका एक्सपेंडिचर 2 हो जाएगा, 3 का 2 भाग मतलब 300 का 2 भाग 200, तो सेव कितना 100 हुआ। अब जैसा जैसा क्रियाकलाप का आय कर दीजिए। यदि उसकी आय में 14% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो देखिए आय ये है, 14% बढ़ाइएगा तो 114% इसका निकाल दीजिए। 300 का 114% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 342। यहाँ क्या लिखा गया उसको समझाता हूँ कि 300 का 14% 42 होता है, आप इसमें जोड़ दीजिएगा तो 342 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, ये माइनस यहाँ क्यों लिखा गया है, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने पर सेविंग आता है, इसीलिए माइनस लिखा गया है। नेक्स्ट है कि एक्सपेंडिचर 20% की वृद्धि हुई है व्यय में, तो 20% 200 का 40 होता है, 40 आप इसमें ऐड कर दीजिए, 240 हो जाएगा। खर्च ज़्यादा होने लगा, इनकम बढ़ गया, खर्च भी ज़्यादा हो गया। सेविंग में अब देखना है क्या आएगा, तो यहाँ से देखिए कितना का चेंजिंग है, तो यहाँ से चेंजिंग कहिएगा कि सर 102 रुपये का चेंजिंग है। यहाँ पे घटा के 102 आ रहा है। पहले 100 रुपये आप बचाते थे, अब आप 102 बचा रहे हैं। आप कितना ज़्यादा बचा रहे हैं, 2 ज़्यादा बचा रहे हैं, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा, गुने 100% में निकाल लेंगे, 2% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझा देते हैं क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा। रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है। रूपा का बचत जो है उसके व्यय का 16% है, खर्च से 16% है। यदि उसकी बचत में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 10.5% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। यहाँ पे गौर से करिएगा, कोई फ्रैक्शन वगैरह तो नहीं है, सिंपल 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपने क्या किया, एक्सपेंडिचर 100 माना, तो अगर खर्च अगर 100 है तो सेविंग कितना है, तो आपने लिखा है कि रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है, व्यय का 16% है। तो एक चीज़ समझिएगा ज़रा, अच्छा यहाँ पे नहीं मान सकते आप इनकम नहीं मान सकते 100, क्यों नहीं मान सकते उसको समझिए। यहाँ पे रूपा की बचत उसके व्यय का 16% है, खर्च का 16% है, तो पहले नंबर बात आपको एक्सपेंडिचर को ही 100 मान लीजिए, तो इसका सेविंग 16% निकाल लीजिए, सेविंग हो जाएगा। क्योंकि खर्च का 16% क्या है, समझना है, लॉजिक है कि 16% क्या है, व्यय है, मतलब सेविंग है। तो खर्च को मान लिए 100, तो सेविंग हो गया 16। अब कह रहा है इनकम कैसे निकलता है, तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ दिया तो इनकम मिल गया। अब कहा है कि बचत 25% वृद्धि होती है, बचत में 25% बढ़ा दीजिए, 16 का 25% बढ़ाइएगा 4 आएगा, यानी 20 हो जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल। व्यय में 10.5% की वृद्धि हुई है, व्यय ये है, इसमें 10.5 बढ़ाइएगा तो 110.5 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो आपको यहाँ से इनकम आ जाएगा।
पहले वाला इनकम 116 था, अब आपका इनकम 130.5 आ गया, तो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे 14.5 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? 116 पर, गुने 100 करके परसेंट में तब्दील कर लिया। अच्छा क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, दिमाग लगाएंगे, एक ही लॉजिक 70 काम आता है। मुझे वही क्वेश्चन मतलब वही तरीका पढ़ना अच्छा लगता है, हर जगह सेम लॉजिक पे काम करे। थोड़ा मान के चलिए मुझे एक स्टेप कैलकुलेशन ज़्यादा हो चलेगा, उसके एवज में मुझे 25 को फार्मूला अलग अलग याद नहीं करना है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है, खर्च जो है बचत से 40% ज़्यादा है, तो बचत को 100 मान लीजिए, तो खर्च इससे 140 हो गया, तो इनकम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ कर 240। कितना आसान है। यदि उसकी मासिक आय में 40% वृद्धि होती है, तो मासिक आय क्या है, ये है इनकम, इसमें हमने क्या किया, 40% बढ़ा दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि मासिक व्यय में 60% वृद्धि होती है, खर्च ये है, इसमें 60% आपने बढ़ा दिया। अब आप गौर से देखिएगा, ये है खर्च, ये है इनकम, इनकम में से खर्च घटाइएगा, क्या निकल के आ जाएगा, सेविंग। तो सेविंग में देखिए 12 का बढ़ोतरी है, तो 12% आंसर हो जाएगा। बट एक सेकेंड, 12 की बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ क्या कहा है उसको समझिए। तो वहीं वृद्धि हुई है, तो एक महीने में, गौर सुने, एक महीने में इतना रुपए अधिक बचाता है, इतना रुपए अधिक बचाता है, मतलब ये जो 12 है ना, इतना रुपया यहाँ बचा कितना रहा है, 12 रुपया, लेकिन यहाँ करा इतना बचाता है, तो इस 12 का वैल्यू आपको दे दिया इतना, तो इसके ये जो 12 जो है ये इतना का वैल्यू है, इतना का वैल्यू 12 है। आपको निकालना क्या है, उसकी प्रारंभिक मासिक खर्च क्या था, मासिक खर्च कितना था, तो उसका खर्च कहाँ था, एक्सपेंडिचर यहाँ था, 140 का वैल्यू निकाल लीजिए, 140 का। अगर वो बोलता शुरू में उसका इनकम कितना था, तो इसका वैल्यू निकालते, वो बोलेगा बाद में उसका इनकम कितना था, इसका वैल्यू निकालते, ऐसे करके कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें से रेशियो हो चुकी पता चल गया है आपको। आइए अब कॉन्सेप्ट नया आता है, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन इंग्लिश वाले लोग पढ़ लीजिए फटाफट, रोक कर मैं आगे बढ़ता हूँ हिंदी वाला, क्योंकि मुझे पूरा दिखाना है पिक्चर। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है, पुरुष और महिला मिलाकर। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% वृद्धि हो गई है, तो मेल का लिख लीजिए 6% बढ़ता है, फीमेल का 4%, तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं के कुल संख्या इतना हो जाएगी, मतलब इतना से इतना बढ़ गया। तो आप परसेंट में यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़ेगा, बात समझ में आ रही है। कैसे परसेंट में चेक करिएगा, तो इसमें से देखिए कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ बढ़ा है 352, तो 352 ऊपर डाल दीजिए, नहीं 3,520 होगा। यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट दिख रहा है 3,520 दिख रहा है, लेकिन ये किस पर दिख रहा है, 70,000 पे, 70,000 था ना, हाँ। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब इसमें कटने वाला को काट छाट कर लीजिएगा, 1 सेकंड दीजिए मुझे, रुक जाइए। गुने 100% करिएगा, परसेंट में बदलने के लिए, समझे। 2 0 से 2 0 और काट दीजिए, तो यही ना आया 352/70, तो यहाँ लिख दिया इतना ही, और छोटा किया जा सकता था बट इतना ही छोड़ दिया, क्योंकि आप घटा सकते हैं, इधर से इसमें से ही घटा लीजिए, इसमें से ये घटा लीजिए, दोनों घटा के निकलेगा, आपको रेशियो कर लीजिए। अब आगे क्या कहा है, कस्बे में पुरुषों और महिलाओं के आरंभिक संख्या का अंतर क्या था, तो देखिए यही था संख्या। अब इसको घटाइएगा, कितना का अंतर आएगा, तो 1 का अंतर आएगा, बात समझ में आ रहा है। 1 का अंतर, टोटल जोड़िए 35 का वैल्यू 70,000 दे रखा था, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, और आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच अंतर 1 का है, तो 1 का वैल्यू जो निकलेगा वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते थे, इसके अलावा भी कुछ कर सकते थे, एक और मेथड यहाँ देखिए, मेल में 2% मेल का, ठीक है, मेल का 2%, औरत का 4%, हाँ। इसको तोड़ कर लिखने का थोड़ा सा मेथड है, इसको रुक जाइए मैं दिखाता हूँ, ऊपर क्वेश्चन आ पाएगा क्या स्क्रीन पर, हाँ 1 सेकेंड, इतना से, हाँ इतना से काम बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को गौर कीजिए, पुरुष बढ़ा है 6%, महिला बढ़ा है 4%। हम एक काम करते हैं, पुरुष को भी हम अलग तोड़ लेते हैं, 4% और 6%, तो हमने यहाँ वही कर दिया, 2%, 4% बराबर इतना। जब आप, ये बढ़ोतरी का है, ये घटा के लिखा गया है दोनों में, जो मैंने यहाँ लिखा था इसके ऊपर में, दोनों को घटाकर इतना बढ़ा है। अब देखिएगा जरा कितना बेहतरीन काम होगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे फीमेल और मेल 4% है, तो आप क्या करिए, 4% आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल का जब 4% आप निकालिएगा, 70,000 है ना, 2 0 से 2 0, 7 चौक 2800, यानी 2800 यहाँ पे लिख लेंगे,
क्योंकि 4-4% दोनों का अगर निकालिएगा तो 2800 बढ़ा होगा, अगर दोनों 4-4% बढ़ा होता तो। अब 2800 इधर भेज के घटा दीजिए, यानी कि मेल का 2% जो होगा वो कितना हो जाएगा 720 के बराबर। तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, या जो चाहिएगा वो निकाल सकते हैं यहाँ के बाद। तो यहाँ से जब निकालिएगा मेल का आ जाएगा 36,000, तो वुमेन कितना आ जाएगा 7,000 में से घटा लीजिएगा, ठीक है, डिफरेंस 2,000 का आ जाएगा। तो ऐसे करके भी निकाला जा सकता है, ये भी तरीका बहुत अच्छा है। एक एलिगेशन तो आपने देखा ही कि एलिगेशन कैसे लगता है, दोनों मेथड इसमें भी बता देते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुष बढ़ गया है 8%, महिला बढ़ गई है 5%, ठीक है। तो वृद्धि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना उसको ऊपर लिख दीजिएगा, ये वाला वैल्यू नीचे लिखिएगा, गुने 100 करके यहाँ से परसेंट निकालेगा तो 7% आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ इतना आपको करने आता है अभी पीछे वाला क्वेश्चन में, क्योंकि हमने करके आपको दिखाया है। तो यहाँ पे है आपका 8%, 5%, ये ओवरऑल है, तो इसको इधर से घटा लीजिए, इधर से घटा लीजिए, रेशियो निकल के आ गया कितना रेशियो में है। अब क्या करेंगे हम कि ये तो टोटल है, 2 1 3 टोटल है, तो नीचे 3 डाल दीजिए, शुरू वाला निकालना है 2 से गुना करके निकाल लीजिए। एक और मेथड हमने क्या सीखा अभी कि 8% अगर पुरुष है वृद्धि हुई है, 5% महिला में हुई है, तब पुरुष को तोड़ दीजिए, 5% और 3% और महिला को 5%, और 672 रखिए, दोनों को घटाकर कितना बढ़ा है यहाँ से पता चल जाएगा। आगे आप कर देंगे कि टोटल का आप निकाल लीजिए 5%, टोटल का 5% निकाल लीजिए, तो ये तो 3%, देखिए यहाँ देखिए 5% 5600 का निकालेंगे, टोटल वाला वैल्यू यही ना था 5600 शुरू वाला, और ये 3% मैन रह जाएगा बराबर 7200। अब यहाँ से निकाल के लिखिएगा जो भी आएगा 480 आएगा, जो उधर भेज के घटा दीजिएगा, तो 3% ऑफ मैन 192 हो जाएगा, 100% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा मैन का। अगर वीमेन निकालना है तो घटा लीजिएगा 9600 में से 6400, अंतर भी निकाल सकते हैं, जो चाहिएगा वो निकाल सकते हैं। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से माइंड में फिट हो गए होंगे। अब आइए वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पर आधारित भी क्वेश्चन सब आते हैं ढेर सारा, बेसिक से करेंगे, ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे फार्मूला वार्मूला रटने पर। यहाँ कह रहा है कि 2 तत्वों के मामले में वेन डायग्राम ऐसे निकलता है, मान के चलिए 2 मिक्स हो चुका है बात। यहाँ पे क्या है कि ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारी बातें आएंगी, ये जो गोल बना हुआ है ये इसके लिए है, ये सर्कल जो है ए के लिए है, और डब्ल्यू जो है एक्स्ट्रा मटेरियल जो इन दोनों में नहीं आएगा सो है। मान के चलिए कुछ लोग कॉफ़ी पीता है, कुछ लोग चाय पीता है, और कुछ दूध पीने वाला है, तो इसमें तो आएगा नहीं, वो जो बच गया जो कुछ भी नहीं पीता, मान के चलिए कि कुछ भी नहीं पीता है तो बाहर में रखेंगे, वो इन दोनों में नहीं आएगा। कुछ लोग होगा जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता होगा, वो बीच में जाएगा, बात समझ में आ रही है। कुछ लोग सिर्फ कॉफ़ी पीता होगा, कुछ सिर्फ चाय पीता होगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। क्वेश्चन से देखेंगे तभी ही समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा, कह रहा है कि इन अ विलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, 140 लाइक टी, 120 लाइक कॉफ़ी एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। एक कॉलेज में 200 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना गया, 140 चाय पीने वाला है, 120 कॉफ़ी पीने वाला और 80 चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कितने छात्र केवल चाय पीते हैं, कितने छात्र केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, कितने विद्यार्थी को ना तो चाय ना तो कॉफ़ी पसंद है, कितने विद्यार्थी को चाय या कॉफ़ी में से केवल एक ही पसंद है, कितने विद्यार्थी को कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनी। आइए अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं और समझाते हैं कि क्या रहा है इसके पीछे। ऐसा एक बॉक्स हमेशा बनाइएगा और हम अब इसमें उस चीज़ को सेट करेंगे। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। एक कॉलेज में 200 छात्र हैं, ठीक है, यानी ये जो बॉक्स है इसके अंदर 200 टोटल बच्चा आएगा। एक को टी वाला बॉक्स बना लिया मैंने, एक को कॉफ़ी वाला बना लिया। कह रहा है पीछे से ऐसे क्वेश्चन को शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? पीछे से। जैसे 80 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं तो हम यहीं से शुरू करेंगे। ये जो बीच में है ये दोनों वाला है, ये कॉफ़ी भी पसंद कर रहा है, टी भी पसंद कर रहा था, 80 यहाँ डाल दिया आपने। यहाँ पे कहा था 140 चाय पसंद करता है, तो अगर ये चाय वाला है इसमें टोटल आना चाहिए कितना? 140, लेकिन 80 ऑलरेडी आ गया है, यानी 60 और बच्चा जो इधर होगा, मतलब 60 बच्चा सिर्फ चाय पीने वाला है। उसी तरह आगे कहा 120 कॉफ़ी पसंद करता है, तो ये जो गोला है इसमें कॉफ़ी आना चाहिए, बट ऑलरेडी 80 यहाँ बैठा हुआ है, तो 120 में से 80 घटाएंगे 40 आ जाएगा, मतलब 40 सिर्फ कॉफ़ी पीता है, सिर्फ कॉफ़ी, और 60 सिर्फ चाय पीता है, और 80 दोनों पीता है। तो इस टोटल जोड़िए जरा कितना आता है, तो 100 180 आ गया
टोटल जोड़ के 180 आया। 180 आया मतलब 20 ऐसा बच्चा जो ना चाय पी रहा है ना कॉफी पी रहा है, तो वो बाहर रहेगा, क्योंकि 200 बच्चा को चुना गया है। क्वेश्चन में क्या था, 200 बच्चों को आपने चुना था, डाल दिया। अब जो भी पूछेगा फट 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 जवाब देते जाएंगे। जैसे केवल चाय पसंद करने वाले विद्यार्थी का संख्या, तो केवल चाय पीने वाला ये हो गया। केवल कॉफी पीने वाला पूछा था 40। कम से कम एक चीज पीने वाला, गौर से सुने, कम से कम एक चीज पीता ही पीता है वो। इसका थोड़ा सा लॉजिक अच्छा है। कम से कम एक चीज पीने का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज वो पी सकता है, मतलब 180 इसका आंसर आएगा। पता है कैसे? देखिए, चाय या कॉफी में से कम एक पसंद करने वाला छात्रों की संख्या, कम से कम एक मतलब केवल चाय पीने वाला, केवल कॉफी पीने वाला और दोनों पीने वाला ले लेंगे इसमें 180। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अब आइए ट्रिपल बैंड डायग्राम देखते हैं, 3 तरह का चीज मिक्स कैसे होता है इसमें। एक बॉक्स दिया गया आपके अंदर, ये डब्ल्यू जो है जो इन तीनों में किसी चीज में नहीं आता है। मान के चलिए चाय वाला था, तो चाय पीने वाला ये बॉक्स में आएगा। मान के चलिए कॉफी वाला यहाँ लिखते हैं, तो कॉफी वाला इसमें आएगा, दूध वाला इसमें आएगा, कॉफी वाला इसमें, चाय वाला इसमें और दूध वाला इसमें। कुछ ऐसा होगा जो दूध भी पीता होगा कॉफी भी पीता होगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा जो तीनों चीज पीता होगा, वो बीच में जाएगा। जो ये और ये सिर्फ पीता होगा यहाँ पे आएगा, जो ये और ये सिर्फ पीता होगा यहाँ पे आएगा। समझ रहे बात? इस तरह के होता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए जरा। एक कक्षा में 120 छात्र है, 60 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 55 हिंदू पढ़ते हैं, 45 इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं और 19 छात्र टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू पढ़ते हैं। 12 छात्र हिंदू और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और 15 छात्र इकोनॉमिक्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। यदि 4 ऐसे छात्र जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ज्ञात करिए। अब सारी बात यहाँ से पूछा जा सकता है। अब सारे वैल्यू को प्लॉट करना है यहाँ पे। अब देख लीजिए आपके सामने ये रहा, मैं ऊपर पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देखिएगा कहाँ प्लॉटिंग कैसे होगा। ऐसे क्वेश्चन में पीछे से शुरू करते हैं। 4 ऐसे छात्र जो सारे चीज पढ़ते हैं, तो मैं 4 को बीच में डाल दूंगा। उसके पीछे पढ़ूंगा जब, तो लिखा गया है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। 15 जो छात्र है इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने वाले कितना है छात्र, तो इसमें कहा गया है, मैं बता रहा हूं 15 छात्र। तो 4 ऑलरेडी आपने लिख दिया, यही ना आएगा, ये पूरा आएगा। तो ऑलरेडी 4 यहाँ आपने लिख दिया, तो 11 यहाँ लिखेंगे इसके बाहर। उसी तरह इसका पर के सारे को आपको भरना है। इतना आप भर सकते हैं, मुझे पता है। भरने के बाद जो भी पूछेगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। बोलेगा कि टोटल कितना बच्चा है जो सिर्फ इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ता है, तो 22। टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ पढ़ने वाला 30। ऐसा बच्चा ऐसे करके कुछ भी रेशियो में तब्दील करके निकाल सकते हैं यहाँ के बाद। आइए अब हम लोग समझते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विद्यमान्य मत प्राप्त हुआ। विधिमान्य मत मतलब जिसको कि वैलिड वोट बोलते हैं। 90% मत विधिमान्य थे। आय करा है मतलब 90% वोट सही थे। इस 90% का किसी को 60% मिला है। आगे कह रहा है यदि कुल मतों की संख्या इतना थी, मतलब 100% मत इतना था, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या कितनी है, मतलब वैलिड वोट का कितना उसको मिला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे उसको समझिए। टोटल वोट कितना है, 12,000 है। टोटल वोट तो 12,000 है। अब सुनिएगा, इस 12,000 का 90% ही सही वोट है, तो इस 12,000 का 90% पहले निकालेंगे तो वैलिड वोट आ जाएगा विद्यमान, तो 10,800, यानी और सब इनवैलिड हो गया, गलत वोटिंग हो गया। अब इसमें से 60% एगो को मिला है, विनर को मिला है 60%, लूजर को कितना मिला होगा 40%, छोटा बच्चा भी बता देगा। अब आपसे पूछ रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को क्या मिला था 40%, तो किसका, इसका 40% मिला था, इसी का 40% निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। सेकेंड मेथड में क्या कर सकते थे उसको भी नीचे समझ लीजिए। यहाँ पे आप ये लिखते, इतना वोट का वैलिड रह गया 90% और जो जीतने वाला को मिला 60%, तो हारने वाला को मिला होगा 40%, 40/100 कर दीजिए, काट कूट के आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक लाइन में। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको समझने का कोशिश करिए अच्छे से। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मान के चलिए 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ, 10% मतदाता कहा मैं वोट देने नहीं जाऊंगा। दिए गए मतों में से 100% अवैध मत थे, 10% अवैध मत हो गया। मान के चलिए 100 व्यक्ति ने मत दिया, 100 वोट था, उस 100 वोट में से 10% तो गया ही नहीं था, 90% बचा। अब 90 में से भी कह रहा है कि 10% अवैध हो गया, तो 81 बचेगा। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह
16-20 मतों से विजयी हुआ। जानते हैं जब भी जीतने वाला जो होता है वो जीतता है, हारने वाला और जीतने वाला का डिफरेंस है ये। जितना से जीतने वाला मत लाया होगा, जितना हारने वाला लाया, उसके बीच में जो घटाइएगा ना, वही होगा ये डिफरेंस, कितना मत से जीत गया। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया था। ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ 100 एक्स मानना होगा टोटल वोट। टोटल वोट तो मुझे पता नहीं है, तो हमेशा माइंड में रखिए एक्स लगा कर मानिएगा तो बनाना आसान रहेगा। आप इसका पहले जो वोट देने नहीं गया 10% हटाइए, तो -10% इसमें करिएगा तो 90% बचेगा। ये वोट कास्ट हुआ, मतलब पोल्ड हुआ वोट। अब इसमें से 10% ही गड़बड़ वोट डल गया तो 81% वैलिड वोट हो गया। ये तो वोट गिराया बंदा जाके, लेकिन उसमें से 10% खराब हो गया तो 81%। इसी में से जानते हैं जीतने वाले को मिला 54%, हारने वाले को 46%, 100 में से घटा के लिख दिया। और हार जीत इसके बीच में होता है, तो कितना परसेंट का अंतर है? 8% का। तो वो जो दिया गया था कि 1620 मत प्राप्त हुआ है से जीता है, तो देखिएगा जरा इस 81% का ना, गौर से सुनिए, इस 81% का मतलब सॉरी इस 81 का अगर आप निकालते हैं 8%, यही होता है 1620। इतना के अंतर से वो जीता है। इतना वैलिड वोट था, इसी वैलिड वोट में से अंतर 8% का उसको आया है ना, तो 8% इस वैलिड वोट का निकालेगा तो 1620 का हो जाएगा। यहां से एक्स का मान निकालिए, यहां पे आप करके वैलिड वोट निकाल सकते हैं, टोटल वोट। यहां गुना करके आप वोट कास्ट निकाल सकते हैं, यहां गुना करके आप वैलिड वोट निकाल सकते हैं। जो चाहिएगा वो वोट आप निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्लियर है? सेकेंड मेथड यहां समझिए, एक लाइन वाला ये मेथड है, सब एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मान लीजिए कि टोटल जो वोट था वो एक्स था, एक्स का 9%, गौर सुनिए, एक्स का 10% जो हो गया है, क्या हो गया है? खराब हो गया था। 10% का वैल्यू 1/10 होता है, तो सही वोट कितना बचा? 9/10। फिर क्या हो गया? 10% खराब हो गया, तो 10% का वैल्यू क्या होता है? 1/10, तो बचा कितना? 9/10। और अंतर कितना है दोनों के बीच में? एक को 56% मिला है, एक को 56% मिला है, तो एक को मिला होगा 46%। तो इसका टेक्निक जानिए आप। ये देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहिएगा 50 से सर 56 जो है 6 ज़्यादा। एक मिनट रुक जाइए, 54% मिला है, हाँ 54%। तो 50 से 54% 4 ज़्यादा है, तो आप उसका डबल कर ले, 4 दूनी 8 का अंतर आ गया, तो 8/100 हो गया। यहाँ से काट कूट करके निकाला जा सकता था। आया समझ में तो ठीक, और नहीं आया तो पीछे वाला मेथड तो मैंने अच्छे से बता ही दिया है। ऐसे ये भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग ले लिया, 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाला और 2000 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता उम्मीदवार को 60% वैध मिले हैं और 1200 मतों से निर्वाचित हुआ। ठीक है, जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। तब एक चीज़ मेरे को बताइएगा, मान के चलिए कि टोटल वोट एक्स था, ठीक है, एक्स का 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो 20% मतदाता वोट नहीं डाला, तो डाला कितना होगा? 80%। तो 80/100 निकालते हैं, तो 80/100 कितना होता है? 4/5। तो आप एक्स का 4/5 कर दिए, और इसमें से 2000 और वोट अवैध घोषित हो गया, तो इस टोटल वोट में से 2000 हटा दीजिए। अब जो वोट आया इसका, गौर से सुनिएगा, विजेता को मिला है 60%, यहाँ एकदम लॉजिकली समझिएगा, विजेता को मिला है 60%, तो जो हारने वाले को कितना मिला होगा? हारने वाले को मिला होगा 40%। इसके बीच अंतर कितना का है? 10% का। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, सॉरी 20 का अंतर है। इसके बीच में कितना का अंतर है? 20 का। इतने मत से हुआ होगा, तो काट दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 5 अरे यार 1/5 आ जाएगा। तो इस पूरे जो मत है उसका 1/5 से हार जीत हुआ है, तो 1200 से हुआ है, तो बराबर में 1200 डाल दीजिए। यहाँ से सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए, है कि नहीं है? आगे आइए और दिखाते हैं क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन कलेक्शन है क्वेश्चन का। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% आबादी ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित हो गए हैं, 200 मत अवैध घोषित हो गया है, और विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिले और 800 मतों से चुनाव जीत गया। आगे कह रहा है वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो 100x मान के चलते हैं, 100x आपने माना। अब देखिए कैसे होगा, 20 जो है 20% आबादी ने वोट ही नहीं किया, तो 100 का 20% 20 होता है, तो 80% बचा, इतना वोट गिरा। इसमें से 200 मत, मतलब 200 मत अवैध घोषित कर दिया गया है। एक मिनट दीजिएगा मुझे,
मतदान नहीं किया, 200 मत अवैध घोषित हो गया और विजेता को मतदाता सूची के 50% वोट मिला। अच्छा, जो यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रहा है, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, समझने की कोशिश करिए यहाँ क्या हुआ है। जैसे मैंने क्या बताया कि 100 मान लीजिए टोटल वोट, 20% मतदान नहीं किया गया, तो 20 लोग नहीं गया, 100 का 20% मतलब 20x नहीं गया, तो 80x ने वोट दिया। 200 मत अवैध घोषित हो गया। मान लीजिए ना कि अवैध घोषित नहीं हुआ, थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, तो जितना वोट गिरा उतना ही वोट वैलिड भी हो गया, क्योंकि 200 आपने तो भूल गया, इस चीज़ को आप थोड़ा देर के लिए भूल गए, तो मान के चलिए 80x वोट वैलिड है। ये जो 100x है इसका देखिएगा, मतदाता सूची के 50% वोट मिला विजेता को, यानी कि 100x का 50% मिल गया किसको? विजेता को, विनर को। तो लूजर को क्या मिला होगा? तो 80x वोट गिरा, उसमें से 50x इसको मिल गया, तो इसको मिला होगा 30x। बट ये गड़बड़ डाटा है। क्यों गड़बड़ डाटा है? क्योंकि गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आपने क्या किया, 200 को भूल गया है, यहाँ पे 200 गड़बड़ भी था वोट, कोई बात नहीं है। तो यहाँ अंतर कितना का? 20% का, और यहाँ पे अंतर कितना का कह रहा है? एक सेकंड मुझे दीजिए। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पे देखिए जरा। क्वेश्चन में था 800 मतों से चुनाव जीता है, यहाँ पे लिख दिया है गलती से 600 मत। तो या तो हम यहाँ पे 8 कर दे, तो यहाँ पे बहुत जगह काटना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे कट करके यहाँ लिख देता हूँ 600 मत, अब सही हो जाएगा। तो असल में यहाँ पे चेंजिंग कितना का है? तो यहाँ पे कहेंगे आप सर 20 मतों से जीता है 20x, लेकिन असल में जीता कितना है? 600 से। यहाँ से 80 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 24 आ जाएगा। यहाँ से 4 गुना हो गया, तो यहाँ 4 गुना कर दिए 2400, लेकिन ये 2400 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्या किया था, इस क्वेश्चन में आपने भूल गया था। इस स्टेप में कितना था? 200 मत गड़बड़ था। 200 मत क्या था? गड़बड़। जितना वोटिंग हुआ था उसमें से 200 मत क्या था? गड़बड़ था। तो बोला गड़बड़ मत हटा दीजिए इसमें से घटाकर, 2200 मत बचेगा। समझे? लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा परसेंटेज का, उसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेलियर। कह रहा है एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। तो मान के चलिए कुल x अंक था, तो x का 32% निकालिए, उसमें 6 जोड़ दीजिए, तो ये पास मार्क आ गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किए होते तो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, मतलब 2 अंक ज़्यादा हो जाता। तो 36% x का निकाल दीजिए, उसमें से 2 घटा दीजिए, तो पासिंग मार्क आ गया। तो इतना सारा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। उत्तीर्ण जो स्कोर है, परीक्षा का अधिकतम अंक है, उत्तीर्ण प्रतिशत, छात्र के अंक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने का तरीका क्या लगाया जाता है, उस लॉजिक को सीख लीजिए, हमेशा काम आएगा। बीच में उत्तीर्ण को रखिए, इतना % लाके 6 अंक से फेल हो गया, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। इतना अंक लाके 2 अंक से ज़्यादा ले आया, 2 अंक कम कर दीजिए, तो ये प्लस वाला है, इधर से प्लस करके आगे बढ़ेंगे, इधर से माइनस करके बीच में आएंगे। आगे कर रहा है पासिंग मार्क्स कैसे निकालिएगा। तो आप देखिए इसके बीच में कितना का गैपिंग है, तो आप कहिएगा सर इसके बीच 4 का गैपिंग है, लेकिन असल में कितना का गैपिंग है? 4 और 2 6 का गैपिंग। अच्छा, ये प्लस माइनस लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, मैं काट देता हूँ। ठीक है, 6 का गैपिंग है, सॉरी 6 2 8 का गैपिंग है, तो 8। तो ये 4% का मान 8, तो 32% का आप निकाल लीजिए, तो पासिंग मार्क निकल के आ गया आपको। सॉरी, मतलब ये निकल के आ गया। अब आपको जानना है कि पासिंग मार्क कितना है, तो ये वाला आप जोड़ दीजिए 6, 64 में 6 जोड़ दीजिए, 70 पासिंग मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए क्या तरीका है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे, 4 नीचे भेजेंगे, 100% का वैल्यू 200 अंक। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालिएगा, तो पासिंग परसेंट निकालने का 70 ऊपर डालिएगा, टोटल मार्क्स नीचे, गुने 100% करके पासिंग परसेंटेज निकाल लीजिएगा। स्टूडेंट मार्क्स कितना हो जाएगा, तो 32% लाया है, तो 32% निकाल लीजिएगा, 64 आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया, 64 लाया, ऐसे करके। लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ ही लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। जैसे एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, कहता है कि टोटल आप बेचोगे उसमें 12% आपको कमीशन देंगे, और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी देंगे। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन की कटौती के बाद इतना जमा करता है, तो पहला ज्ञात करिए कुल बिक्री कितना हुआ और सेल्समैन का कुल कमीशन कितना है। तो देखिए हुआ यूँ कि 15,000 और 15,000 से ऊपर पे 1%,
बात समझ में आ रहा है। टोटल बिक्री पर कितना देगा 12%। तो यहाँ देखिए सेल्समैन को यदि 15,000 पर भी 1% अर्थात 150 मिल जाए तो उससे कुल सेल पर 13% कमीशन मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलने के लिए कह रहा है कि सेल्समैन को यदि 15,000 पर भी 1% मिल जाए तो 150 मिल जाए। 1% क्या होता है 15,000 का 150, तो कह रहा है कुल सेल्स में 13% कमीशन मिल जाएगा। यानी कि टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ज़रा, ये है जितना उसने जमा किया है, ठीक है, उसमें से ये घटा दीजिएगा, बट्टा में 87 डाल दीजिएगा 13% कमीशन के बाद, बचा कितना 87% गुने 100 करके यहाँ से निकाल लीजिएगा, टोटल इतना का सेल हुआ, ठीक है। उसमें कह रहा है टोटल कमीशन ऑफ सेल्समैन, तो 12% 15,000 पे मिला होगा और 13% मिला होगा 45,000 पे। तो यहाँ से सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं 76-50 आपका आंसर आ जाएगा। आज का क्लास दोस्तों इतना ही रहेगा। पूरा मैंने कोशिश किया कि परसेंटेज आपके बीच रखने का। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। इसी तरह एक बहुत अच्छा प्यारा चैप्टर है आगे, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट क्लास इसका लेकर आ रहा हूँ, तो ये भी समझ लीजिएगा। इसी तरह 1.5 घंटा के अंदर 1 घंटा के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको रखूंगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।